नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि देश में मौजूदा सत्तारूढ़ एनडीए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपने दूसरे टर्म का 4 साल और अपने कुल एक तरह से एनडीए 2 के 9 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। और इस 9 साल के कार्यकाल पर सरकार ने अपने लंबे इश्तेहार निकाले। हमने पिछले 9 साल के देश की मोदी सरकार के एक एक पहल, एक एक निर्णय और एक एक घटनाक्रम को बड़े ही गौर से देखा है, उसको ऑब्जर्व किया। और हमने ये माना कि कॉन्सेप्चुअली और प्रिंसिपली इस सरकार ने बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक तरीके से अलग अलग महकमों में, चाहे देश की आर्थिक स्थिति हो, राजनीतिक स्थिति हो, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति हो, उस पर पहल करने का काम किया। बड़े बड़े फैसले लिए, बड़ी बड़ी योजनाएं आई और कुल मिलाकर देश की दिशा और दशा को बदलने का प्रयास किया गया। लेकिन आज 9 साल के कार्यकाल पर मोदी सरकार, जो कि कहीं न कहीं अपने हर एक निर्णय, अपने हर एक फैसले का एक तरह से बियॉन्ड प्रपोर्शन जाकर के लोगों में कम्युनिकेट करती है, प्रचार करती है और अपने सरकार के दावे को आगे बढ़ाती है। हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि 9 साल के अवसर पर मोदी सरकार ने जो अपने अखबारों के इश्तेहार के जरिए, अपने सरकारी विज्ञप्ति के जरिए जिन बड़े बड़े फैसलों को उल्लेखित किया है, वह सचमुच कितनी जमीन पर उतरी है, वह पॉलिटिकली करेक्ट और पॉलिटिकली इनकरेक्ट की कसौटी पर क्या है। और सबसे बड़ा सवाल कि व्यवस्था को लेकर के जो तमाम योजनाएं आई हैं, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन एक ऐसा मौजू है जो मेरी नज़र में, मेरी व्यक्तिगत तौर पर मेरी नज़र में किसी भी सरकारों के प्रदर्शन की सबसे बड़ी कसौटी है। आमतौर पे सारी सरकारें उसी तरीके की रूटीन योजनाएं लाती हैं, रूटीन तरीके से राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक निर्णय लेती हैं। लेकिन जो सरकार जो मौजूदा ढांचे, मौजूदा कार्यप्रणाली और कुल मिलाकर के सिस्टम की जो संरचना है, जो उसके स्ट्रक्चर है, उसमें अगर आमूल चूल और बड़ा ही सार्थक बदलाव लाने का काम करती है तो मेरी नज़र में वो सबसे अच्छी पहल है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मोदी सरकार ने जो तमाम योजनाएं होलिस्टिक तरीके से या कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ले आई, उसे लेकर के वो व्यवस्था परिवर्तन के सवाल को उसने दरकिनार किया। लेकिन मोटे तौर पर हमारा ये मानना है कि जो 9 साल पहले की सरकारें थीं और आज की सरकारें हैं, उनमें व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के कोई बड़ा परिवर्तन नहीं लाया गया है। राजनीतिक नेतृत्व की कार्यशैली, राजनीतिक नेतृत्व का महत्व, राजनीतिक नेतृत्व का केंद्रीकरण, इस मामले में तो अंतर साफ साफ दिखाई देता है। और साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे इस सत्य असत्य और अर्ध सत्य कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, न तो सरकार का ड्रम बीट करना है, न उनके चीयर लीडर का काम करना है, न ही सरकार का अंध विरोध करना है। न हम अंध समर्थक में आते हैं, न ही अंध विरोधी में आते हैं। और कुल मिलाकर के जो टाइम्स ऑफ इंडिया में जो मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर जो इश्तेहार निकाला गया है, हम उसकी बड़े ही ईमानदारी से और बड़े ही सत्यनिष्ठ तरीके से इस बात की तहकीकात करेंगे कि वह योजना सचमुच में जमीन पर कितनी रेलेवेंट लग रही है। क्या वह न्यूसेंस क्रिएट कर रही है या सचमुच जमीन पर उतरकर भारत राष्ट्र राज्य के जनता जनार्दन को एक तरह से पुलकित करने का काम कर रही है। और मेरा ये कहना होगा कि जब मैं व्यवस्था परिवर्तन का सवाल उठाऊंगा तो उसके तरफ मेरा इशारा केवल मोदी सरकार की तरफ नहीं होगा। मेरा इशारा देश की सभी सरकारों, चाहे वो पहले टायर की केंद्र सरकार हो, दूसरे टायर की राज्य सरकार हो और तीसरे टायर की जितने लोकल बॉडीज हो, उन सबके स्ट्रक्चर पर हमारा इशारा होगा। और हम अंध समर्थन और अंध विरोध के बजाय हम सरकार को यह बताने का प्रयास करेंगे कि पॉलिसी में, इम्प्लीमेंटेशन में और प्रचार में वह कितना जो है एक तरह से विभेद रखती है और असलियत को, रियल स्टोरी को जानने का वह कितना प्रयास करती है। तो बहरहाल 9 साल के कार्यकाल में जो हमारे मोदी सरकार ने जो सबसे पहला पॉइंट निकाला है कि सर्विंग द पुअर, ऑनरिंग द मार्जिनलाइज्ड, यह एक ऐसा लाइन है जो बड़ा ही इमोशनल तरीके से, शाब्दिक तरीके से एक तरह से अट्रैक्ट करता है और बड़ा ही एक पॉलिटिकली
करेक्ट वर्ड भी है। यह एक ऐसा वर्ड है जिसमें किसी भी पॉलिटिशियन की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं दिखाई देती, यानी कि पुअर की बात करना और जो हाशिए पर खड़े हैं उनकी बात करना हर तरीके से जायज बात है। लेकिन इन्होंने जो पहला लाइन दिया कि 80 करोड़ पीपुल गेटिंग द फ्री फूड ग्रेन, मैं पहले बता दूं कि फ्री फूड ग्रेन देना या फ्री, अभी कर्नाटक में जो कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती तो उसमें भी कई सारे फ्री की बात की गई, जैसे बिजली फ्री, ट्रांसपोर्ट फ्री, पानी फ्री, पर हर महिला को 2000 रुपए का माहवारी भत्ता देने की बात, बेरोजगारी भत्ता देने की बात। मैं नहीं मानता कि ये सरकार के या गवर्नेंस की कोई अच्छी नीति है। और भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो इस पार्टी ने एक बड़ा अच्छा काम जो और पार्टी से अलग कर पहले करती रही कि इसने मुफ्तखोरी का विरोध किया। कुछ दिन पहले मोदी ने खुद जो है ये बहस चलाई कि रेवड़ी कल्चर और एक तरह से मुफ्तखोरी का कल्चर लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। चुनाव आयोग ने भी इस बात पर बैठक की और कहा कि सारे राजनीतिक दलों को घोषणा पत्र तैयार करते समय खजाना खाली कर लोगों को मुफ्तखोरी के जाल में फंसाने की चीजों से बचना चाहिए। तो कुल मिलाकर के 80 करोड़ को जो फ्री फूड ग्रेन जो कोरोना काल में सरकार ने शुरू किया, अगले चुनाव को ध्यान में रख करके, अभी कोरोना काल नहीं है, आपदा काल नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा पॉलिटिकल डिसीजन है जो राज खजाने पर 3 लाख करोड़ की चपत डालता है। और हम ये कहना चाहेंगे कि गांव के गरीबों का अगर सचमुच हमें भला करना है तो उन्हें एबल को रोजगार, यानी कि जो काम कर सकते हैं उनको पूरा रोजगार उनकी योग्यता के माफिक और उनके कर्म के मुताबिक, डिसेबल को पेंशन और डिपेंडेंट पॉपुलेशन को क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ और उनको न्यूट्रिशन देना। लेकिन ये जो पहला पॉइंट है ये कहीं न कहीं एक सस्ती लोकप्रियता की राजनीति है जो राज खजाने की कीमत पर मोदी सरकार भी करने जा रही है। विगत में भी कई सरकारों ने किया, कई राज्य सरकारों ने भी किया और नरेंद्र मोदी की सरकार भी इस मामले में उनसे अलग नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि ओवर 3 करोड़ फैमिली रिसीव पक्का हाउस अंडर पीएम आवास योजना। मैं इसे एक बड़ा ही ठोस योजना मानूंगा, पक्की योजना मानूंगा। मोदी सरकार ने एक अच्छा काम किया कि आवास योजना के तहत चाहे ग्रामीण हो या शहरी, दोनों के स्कीमों की राशि में अच्छी खासी बढ़ोतरी की। पहले 45,000 से बढ़ाकर 3 गुना बढ़ाकर करीब 1.25 लाख किया गया। शहरी रोजगार योजना को भी एक नया मोमेंटम दिया गया और मैं इसे अच्छा काम मानता हूं, बशर्ते उन आवास योजनाओं में कितने क्वालिटी मकान बनाए गए, कितना लोगों ने उसका सदुपयोग किया, क्योंकि उसमें 2 वे करप्शन होता है। गवर्नमेंट की मशीनरी भी करप्ट करती है और बेनिफिशियरी भी करप्शन करते हैं। कहीं ना कहीं वो संसाधन का कहीं और इस्तेमाल कर देते हैं। सरकार ये दावा करती है कि उन्होंने सैटेलाइट मैपिंग के जरिए अब ज्यादा वाजिब बेनिफिशियरी को मकान देने का काम किया है और कहीं भी भेदभाव और पक्षपात से बचने का काम किया है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और है। लेकिन मैं इसके लिए सरकार को पूरा दोषी नहीं मानता हूं और ये एक अच्छा दावा मोदी सरकार ने किया है। सरकार ने जो तीसरा दावा किया है सर्विंग द पुअर और ऑनरिंग द मार्जिनलाइज्ड में कि 12 करोड़ करीब शौचालय बनाए गए हैं स्वच्छ भारत के तहत और 12 करोड़ लोगों को जल कनेक्शन से, वाटर टैप कनेक्शन से जोड़ा गया है। देखिए ये दोनों योजनाएं एक बड़ी अच्छी योजना थी, जरूरी योजना थी। देश में स्वच्छता को लेकर पिछले 70 सालों में ज्यादा बड़ी मुहिम नहीं चलाई गई। विदेशी मोर्चों पर हमारे देश की बदनामी होती है कि हम स्वच्छता के प्रति कॉन्शियस नहीं है। गांवों में महिलाएं शाम के टाइम में बाहर शौच करने निकलती हैं। तो मोदी सरकार की योजना कंसेप्चुअली बड़ी अच्छी थी, लेकिन वही व्यवस्था परिवर्तन का सवाल कि वो सारी स्कीमें और वो सारी पब्लिक एक्सपेंडिचर मिसमैनेजमेंट का रूप लेती हैं। उसमें कट होता है, कमीशन होता है, रिश्वतखोरी होती है और कुल मिलाकर के वो लीकेजेज उसमें काफी ज्यादा होता है। मैं ये बताना चाहूंगा कि शौचालय बने जरूर, लेकिन उनकी एक तो क्वालिटी खराब थी, सब जगह लोगों को नहीं बांटे गए। और एक बात मैं और जोड़ दूं कि पहले कार्यकाल में इस योजना को जो थ्रस्ट दिया गया, दूसरी कार्यकाल में मोदी सरकार में इस योजना को उतना थ्रस्ट नहीं मिला। ये 11 करोड़ का आंकड़ा ये 4 साल पहले भी मोदी सरकार दावा कर रही थी और आज भी वो आंकड़ा वहीं का वहीं है। और मैं ये बता दूं कि जो जमीनी सच्चाइयों से अवगत हैं, आप अभी भी दूर दराज के इलाकों में, गाँव में जाएं तो शाम के टाइम में फिर से शौच महिलाओं के द्वारा बाहर जाने का क्रम फिर से शुरू हो गया है। तो कुल मिलाकर के यह योजना आधी अधूरी है और इसके अब रिपरकशन भी आने शुरू हो गए हैं और ये फेलियर की तरफ अब आ रही है।
अब सवाल 12 करोड़ घरों में वाटर कनेक्शन देने की बात, तो मैं ये बता दूं, ये सबसे पहले योजना बिहार सरकार में नीतीश कुमार ने शुरू की और यह योजना के जरिए वो एक तरह से देश के अन्य राज्यों में उन्होंने एक तरह से कहीं ना कहीं एडवांटेज लिया और उस योजना को भारत सरकार ने भी फॉलो किया। लेकिन मैं ये बता दूं कि यह योजना भी घोर भ्रष्टाचार का शिकार रही है। नलों के जरिए जो टैप लगाए गए हैं, बड़े ही 2 नंबर टैप लगाए गए हैं। मैं गांव की आंखों देखी हाल बता रहा हूं, जितने वाटर कनेक्शन के टैप लगे हैं सब नाकाबिल हो चुके हैं। कई बार कई जगह पानी की सप्लाई नहीं होती। जो इंफ्रास्ट्रक्चर या वाटर टैंक बना है वो तो अभी दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन पानी की सप्लाई यह नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल हर जगह सुचारू रूप से चल रहा है। नल जो लगाए गए हैं वो 2 नंबर के लगाए गए हैं। वार्ड पार्षदों के जरिए इसको चेक से भुगतान कर अलग अलग वार्ड में अलग अलग नलकूप और अलग अलग नल बनाने की व्यवस्था बिहार सरकार ने की, लेकिन वह योजना भी भ्रष्टाचार का शिकार हुई है। और मैं ये बार बार कहता हूं कि देश का फंडामेंटल प्रॉब्लम है करप्शन। नो टॉलरेंस टू करप्शन, नो टॉलरेंस टू क्राइम और नो टॉलरेंस टू एक्सीडेंट की ही तरह जब इस देश में सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं बनेगा, तब तक सरकार के वो सारे दावे, सरकार की सारी योजनाएं, सरकार के सारे सार्वजनिक व्यय, उसका जो है वो पानी का पैसा पानी में चला जाएगा और कुल मिलाकर के उसका बंडर बाट होगी, गड़बड़ झाला होगा। और ये जितने ये मिडिल मैन हैं, चाहे वो पॉलिटिकल वर्कर हो, चाहे वो गवर्नमेंट के सर्वेंट हो या गाँवों के जो है बिचौलिए हों, वो सब मिलकर के इन योजनाओं का बंडरबाट करेंगे। अब मैं 9 साल के कार्यकाल पर मोदी सरकार की दूसरी योजना की बात करता हूं कि फुलफिलिंग एस्पिरेशन ऑफ युवा शक्ति। 1 कॉलेज इन एवरी 2 days and 1 यूनिवर्सिटी एवरी वीक एस्टेब्लिश्ड। मेडिकल कॉलेज इंक्रीज फ्रॉम 387 to 693। 1.37 करोड़ यूथ ट्रेंड अंडर पीएम कौशल विकास योजना। इंडिया बिकम 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। 97 स्टार्टअप्स इन द कंट्री, ओवर 1000 यूनिकॉर्न। जो ये लास्ट का दावा है, ये बात सही है कि इतने बड़े देश में 140 करोड़ के मुल्क में जो कि सॉफ्टवेयर की महाशक्ति है, वहां पर बेरोजगारी दूर करने को लेकर के, खासकर शैक्षिक बेरोजगारी दूर करने को लेकर मोदी सरकार ने एक अनूठा पहल किया। वो था कि स्टार्टअप बिजनेस का, और उसको लेकर के एक अच्छी पहल हुई है। भारत देश में 97,000 स्टार्टअप कोई ज्यादा मायने नहीं रखते, लेकिन ये अगले 20 या 30 सालों की एक अच्छी दूरदर्शितापूर्ण योजना है। लेकिन अब अगर स्कूल और कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की बात करें तो वह मैं आपको बता दूं, आपको जमीनी सच्चाई बता दूं कि कागजों में और जमीन पर भी रियल एस्टेट जरूर बना है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल और इंजीनियरिंग जरूर बढ़ा है, लेकिन उससे अगर कोई शिक्षा का क्वालिटेटिव प्रसार हुआ हो तो मैं ये नहीं मान सकता, क्योंकि उन सारे कॉलेजों में कोई भी फैकल्टी नई डेवलप नहीं की गई है। जो पुराने मेडिकल कॉलेज हैं, पुराने यूनिवर्सिटी हैं, उनके टीचरों को एक तरह से कहीं ना कहीं ट्रांसफर ऑन डेपुटेशन और एक्स्ट्रा ड्यूटी करके पढ़ाया जा रहा है और सरकार के दावे की खाना पूर्ति की जा रही है। मैं ये कहना चाहूंगा कि देश में शिक्षा एक इतना बड़ा महकमा है, शिक्षा एक इतना बड़ा क्षेत्र है, लेकिन शिक्षा के तमाम पहल के अलावा देश में फैकल्टी डेवलपमेंट को लेकर के एक बड़ी राष्ट्रीय योजना, चाहे वो विदेशी फैकल्टी को बुला करके हो या नए शिक्षकों को प्रशिक्षण दे करके हो या नए तरीके के क्यूरिकुलम के फैकल्टी डेवलपमेंट करने को लेकर के नेशनल प्लान हो, तो उस मामले में मौजूदा योगी सरकार उत्तर प्रदेश की हो या भारत सरकार की मोदी सरकार हो, एक तरह से विफल साबित हुई है, या उनका काम ये पूरा नहीं है, अपूर्ण है। केवल नंबर ऑफ स्कूल कॉलेज की बिल्डिंग बना देने से नहीं होगा। और यही हाल एम्स को लेकर के भी कहा जा सकता है कि सरकार ने नंबर ऑफ एम्स तो बढ़ाए, लेकिन दिल्ली की क्वालिटी का एम्स और राज्यों में नहीं दिखाई पड़ता। तीसरा जो दावा किया है मोदी सरकार ने, इंश्योरिंग फार्मर वेलफेयर। मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले चुनाव के ठीक पहले किसानों को 500 रुपए माहवारी देने का जो किसान सम्मान निधि सेलेक्टेड किसानों के लिए शुरू किया गया, चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया कि देश के अब एपीएल किसान भी, जिनकी संख्या टोटल 15 करोड़ है, उनको भी यह किसान सम्मान निधि देगी। और कुल मिलाकर के यह माना गया बकौल पीयूष गोयल, जो भारत सरकार के खाद्य मंत्री हैं, कि हम WTO के जरिए कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को सब्सिडी देते हैं। यह हम अच्छे से जानते हैं कि भारत सरकार एग्रीकल्चर में इनपुट सब्सिडी देती है, यानी कि खाद, बिजली और सिंचाई, इनमें जो है सब्सिडाइज करती है। लेकिन सरकार जो किसानों के तैयार अनाज जो होते हैं उनका उतना दाम नहीं देती, इस वजह से -2% सब्सिडी होता है।
लेकिन अब सरकार ने एक डायरेक्ट बेनिफिट के जरिए हर किसान को 500 रुपए की एक संतावना राशि जो दे रही है, पहले वो 3 करोड़ जो बीपीएल किसानों को दिया गया, अब वो संख्या बढ़ करके बड़ी मुश्किल से 9 करोड़ हुई है, जबकि भारत में 15 करोड़ किसान हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये 500 की राशि बेहद अत्यल्प मानी जाती है, लेकिन हम ये मान के चल सकते हैं कि सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत देश की जो 100 करोड़ आबादी जो गाँव में रहती है वो नहीं जुड़ पाई है। हम ये मान सकते हैं कि 9 करोड़ किसान परिवारों को जो ये 500 रुपए का जो दिया जा रहा है वह उन्हें एक थोड़ी बहुत राहत जरूर दे रहा है। लेकिन जो किसानों ने ये जो पॉलिटिकल मांग की कि हमारा एमएसपी को लीगलाइज कीजिए, सरकार ने उसे नहीं माना। सरकार ने को कहीं ना कहीं ये लगा कि हमारी एफसीआई ही केवल वसूल करेगी, और एफसीआई वसूल इसलिए करेगी कि जो सस्ता अनाज हमें बांटना है, 6 से 7 करोड़ टन का भंडार एक तरह से क्रिएट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार को ये लगता है कि किसानों को राहत देने से ज्यादा पॉलिटिकल फायदा कंज्यूमर को राहत देने से है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत का जो 2/3 किसान है वह कहीं ना कहीं एक गरीब कंज्यूमर भी है। तो इस मिलाकर के ये हम कह सकते हैं कि किसान को एक तरह से फ्री अनाज जो 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, और किसान सम्मान में जो 500 रुपया दिया जा रहा है, तो इसे लेकर के थोड़ी बहुत किसानों को राहत जरूर मिली है। लेकिन किसान अभी भी एमएसपी को लीगल दर्जा नहीं दिए जाने से राजनीतिक तौर पर असंतुष्ट हैं, और कहीं ना कहीं मोदी सरकार को अगले लोकसभा चुनाव के पहले इस पर भी कोई ना कोई कॉल लेना पड़ेगा। किसानों की जब बात चली है तो नरेंद्र मोदी सरकार ने यह भी दावा किया है कि पीएम फसल बीमा योजना के तहत 1.33 लाख करोड़ के क्लेम सेटल किए गए। मैं ये इतना केवल कहना चाहूंगा कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार का आगमन हुआ तो उन्होंने किसान सम्मान के पहले और शुरू की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो उन्होंने लाई, उसमें वो किसान फसल बीमा योजना उनमें बहुत ही शुरू में लाई गई, और उसको लेकर के अच्छा वर्कआउट किया गया। ये बताया गया कि देश के सारे किसान इसमें कवर होंगे, जितने फसल नष्ट होते हैं सब कवर होंगे। लेकिन जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर को भी फसल बीमा योजना के तहत इस कॉर्पोरेट फ्रेंडली सरकार ने अलाउ किया, और जब उसके तमाम जो आंकड़े आए तो ये लगा कि जितना प्रीमियम प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों ने प्राप्त किया है उससे कहीं कम उन्होंने किसानों को हर्जाने के रूप में दिया है। यानी कहीं ना कहीं एक प्राइवेट सेक्टर का इंश्योरेंस स्कीम वह भी प्रॉफिट के भेंट चढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। हमें यह देखना होगा कि इंश्योरेंस जरूर एक व्यवसाय है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस जो एक जनरल कंज्यूमर के लिए बना है, उसे तो हम कह सकते हैं कि चलिए उसमें व्यवसाय की दृष्टि से देखा जाना गलत नहीं है। लेकिन जब हम किसानों को प्रायोरिटी देते हैं, जहां की बीमा एक तरह से सुरक्षित एक तरह से खेल नहीं होता, ज्यादातर बीमा कंपनियां फसल बीमा योजना में नहीं आना चाहती, लेकिन सरकार ने एक तो उन्हें मौका दिया। पहले इसके लिए भारत सरकार की एक अकेली कंपनी थी, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। लेकिन जब प्राइवेट इंश्योरेंस को मौका दिया तो कम से कम उन्हें यह कहना चाहिए था कि आपको अगर प्रॉफिट लेना है तो थोड़ी बहुत सरकार से सब्सिडी लीजिए, कम से कम किसानों के फसल के बीमा को अपना व्यवसाय मत बनाइए। और कुल मिलाकर के फसल बीमा योजना नरेंद्र मोदी सरकार की जिस तरीके की योजना बननी चाहिए थी, उस तरीके की योजना दुर्भाग्य से यह नहीं बन पाई। सरकार ने किसानों को लेकर के नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, पीएम सिंचाई योजना, ई-नैम योजना का भी जिक्र किया है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सारी योजनाएं नरेंद्र मोदी सरकार की अच्छी योजना साबित हुई है, नई योजना है, और कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के बैकबोन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को और उनके इनपुट को मजबूत करने में मददगार साबित हुई है। अगला जो नरेंद्र मोदी सरकार ने जो दावा किया है, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर ऑल, और इसके तहत सरकार ने वही बात दोहराया है कि एम्स की संख्या अब देश में 8 से बढ़ाकर 23 कर दी गई है। यह ठीक बात है कि सरकार ने उसके लिए बजट एलोकेशन किया। करीब करीब देश के हर राज्य में एम्स जो है खोला गया, कहीं ना कहीं उसका नेटवर्क बनाया गया। लेकिन केवल रियल एस्टेट तैयार करने से नहीं होता है। जैसा मैंने पहले कहा कि फैकल्टी नहीं थे, उसी तरीके से एम्स में जितने क्वालिफाइड डॉक्टर और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर और कुल मिलाकर के जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का काम जो एम्स में होना चाहिए था, वो दिल्ली एम्स की बात ही दुर्भाग्य से देश के और एम्स में नहीं हो पाया। पिछले हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रसाद नड्डा ने कहा था कि हम जल्दी ही जो
उन राज्यों में जहां एम्स स्थापित हो चुके हैं उन राज्यों को दिल्ली एम्स में आने से रोकेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली एम्स में आज भी उसी तरीके की भीड़ लगती है और आज भी उन तमाम राज्यों से पेशेंट आते हैं, जबकि वहां पर एम्स स्थापित हो चुका है। ऐसे देश में कई एम्स हैं जहां केवल नाम के स्थापित हुए हैं, केवल ओपीडी चल रहा है और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ के अभी मौजूद नहीं है। हेल्थ को लेकर के सरकार ने दूसरा दावा किया है आयुष्मान भारत बीमा योजना। यह योजना भी पिछले चुनाव के ठीक पहले लाई गई, बड़ी लंबी तैयारी की गई, उसको बाकायदा पायलट प्रोजेक्ट भी चलाया गया। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि यह योजना भी एक तरह से कंप्लीट हेल्थ के लिए बड़ी पहल नहीं हुई है। टाइप 3 टाइप में डिजीज को बांटा गया है। एक रोजमर्रा की बीमारियां, एक जो है मिडिल एज की बीमारियां जो कि कुछ और बड़े लेवल की होती हैं, और जो बड़ी खतरनाक बीमारियां। कुल मिलाकर के यह भी एक तरह से स्वास्थ्य बीमा का व्यवसाय बनकर साबित हुआ है। सरकार इसके लिए पैसा प्रावधान दे रही है, लेकिन बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर इससे लाभान्वित हो रहे हैं। यह ठीक है कि गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, असाध्य बीमारियों के लिए 5 लाख का उन्हें बीमा कवर दिया गया, लेकिन देश में हेल्थ के प्रॉब्लम का, देश में स्वास्थ्य की समस्या का संपूर्ण समाधान यह योजना नहीं कर पाई है। कुल मिलाकर के यह बीमा योजना है, सरकार को यह कॉल लेना चाहिए था कि देश में जितने सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जितने हेल्थ हॉस्पिटल हैं, चाहे बड़े या छोटे या निचले देहात स्तर में जो झोला छाप है, सबको एक रेगुलेशन में ले आए। हम डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सेंटर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी हेल्थ का बनाए और प्राइवेट और पब्लिक दोनों में पार्टिसिपेशन करें, दोनों में पार्टनरशिप करें, दोनों में कंपटीशन करें और हेल्थ इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा निवेश, ज्यादा से ज्यादा रियायती दर पर एक तरह से रोगियों का इलाज और सरकारी हॉस्पिटल में भीड़ को कम से कम करना और उसे प्राइवेट में डाइवेस्ट करने की नीति सरकार को जो अपनानी चाहिए वह नहीं अपना पाई है। एक भारत सरकार, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना CGHS के नाम से बहुत बरसों से चला रही है। उसके तहत वो प्राइवेट सेक्टर को बड़े ही फिक्स दर पर, चाहे वो डॉक्टरों की फीस हो या जांच का हो या फिर जो है हॉस्पिटल के कमरे हो, वह दर पर देती है। अगर वही देश के सभी नागरिकों के लिए कर दिया जाए तो बड़ा ही विन विन सिचुएशन होता। प्राइवेट हेल्थ सेक्टर भी ग्रो करती और सरकारी हेल्थ सेक्टर में जो है भीड़ कम से कम होती और दोनों में आपस में पार्टनरशिप और कंपटीशन होता। लेकिन सरकार ने वह विजन और वह दूरदर्शिता अभी तक नहीं दिखा पाई है। और कुल मिलाकर के आयुष्मान भारत योजना के नतीजे अभी कोई बहुत अच्छे अभी नहीं दिखाई पड़े हैं। उसके अलावा जो सरकार ने तीसरा दावा किया है कि क्वालिटी मेडिसिन अवेलेबल 50 to 90% चीपर एट जन औषधि केंद्र। ये योजना मोदी सरकार की यूनिक योजना है, इस पर अच्छा काम भी हुआ है और रोगी इससे लाभान्वित भी हुए हैं। लेकिन जब शुरू में यह योजना आई तो यह विफल हो रही थी, लेकिन इन द कोर्स ऑफ टाइम इस योजना ने अभी जमीन पर पैर जरूर रखा है, लेकिन इसे होलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव योजना नहीं मान सकते, क्योंकि देश में अभी भी तमाम दवाएं एक तरह से बिल्कुल बड़े बड़े बढ़ा चढ़ा करके दामों पर इंडस्ट्री के द्वारा बेची जाती हैं। और कुल मिलाकर के अभी दवा का जो बाजार है भारत में वो अभी पूरा तौर पे ट्रांसपेरेंट और रेगुलेटेड और कन्विंसिंग नहीं हो पाया है। जन औषधि योजना एक तरह से एक छोटी ही सही पर अच्छी पहल है। इंडिया इज राइजिंग स्टेचर इन द वर्ल्ड, टोटल एक्सपोर्ट क्रॉस 750 बिलियन। हालांकि अब वो एक्सपोर्ट काफी घट गया है, उसके लिए मोदी सरकार नहीं दुनिया की मंदी जिम्मेवार है, जो मंदी की स्थिति चल रही है। इंडिया प्रोवाइड न्यू इम्पीटस टू सॉल्व ग्लोबल इशू G20 प्रेसिडेंसी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि मोदी सरकार के अंतर्गत भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, वैश्विक पटल पर जो प्रतिष्ठा अर्जित की है वो अभूतपूर्व है, अप्रत्याशित है। और कहीं न कहीं मोदी सरकार ने और खुद नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर के बड़ी मेहनत की है, बड़े ही अचूक निर्णय लिए हैं। कई जगह बड़े हिम्मत का, कई जगह बड़े धैर्य का और कई जगह चुप्पी साध करके अपनी कहीं न कहीं पूरी क्षमता का प्रदर्शन जरूर किया है। इनिशिएटिव इंक्लूडिंग इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मिशन लाइफ एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। मैं ये सही मानूंगा कि मोदी सरकार ने ये चारों पहल, भले ये सैद्धांतिक रूप से हो, प्रिंसिपल के रूप से हो, एक तरह से स्लोगन वाइज हो, लेकिन ये पहल जरूर अनूठी है और कहीं न कहीं विश्व के पटल पर भारत का नाम एक तरह से रेखांकित करती है। विरासत और विकास, मैग्निफिसेंट राम टेम्पल। अब देखिए ये विवादास्पद है मुद्दा। मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता की राजनीति
करती है, सब लोग कहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब लंबा राम मंदिर आंदोलन चलाया तब भी वो इस बात की हिमाकत नहीं करती थी कि राम मंदिर हमारा इशू है। वह कहती थी कि यह विश्व हिंदू परिषद का मुद्दा है, हम उसे केवल फैसिलिटेट करना चाहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार इस मामले में इतनी निर्लज्ज साबित हुई और कुल मिलाकर के सांप्रदायिक तौर पे इतनी बेताब दिख रही है कि उसे लगता है कि भारत राष्ट्र राज्य का किसी भी दृष्टि से धार्मिक मामला उसके पब्लिक डोमेन का मुद्दा नहीं होता। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार बिल्कुल एक तरह से मतलब कि बेशर्म होकर यह लिखती है कि वह राम मंदिर का टारगेट पूरा कर रही है। कुल मिलाकर के ये सवाल बेहद विवादास्पद है। कुछ कम पढ़े लिखे लोग, कुछ मूर्ख टाइप के लोग और कुछ धार्मिक भावनाओं में बह जाने वाले लोग इससे हो सकते हैं बड़े खुश हों, लेकिन जो राष्ट्र राज्य के निर्माता हैं, कुल मिलाकर के ये देश, संविधान, लोकतंत्र कोई ऑर्डिनरी लोगों द्वारा नहीं बनाया गया है और ऑर्डिनरी लोगों के द्वारा संचालित नहीं होता। अगर ऐसे कॉन्टेक्स्ट में राम मंदिर का हवाला यह सरकार देती है तो कहीं न कहीं ये सांप्रदायिकता और मेजोरिटी अपीजमेंट की एक तरह से यह मुद्दा माना जाएगा, जिसे लेकर कभी हम विगत की सरकारों पर माइनॉरिटी अपीजमेंट का आरोप लगाया करते थे। और अगली बात में उन्होंने कहा है कि 230 स्टोलन आर्ट फैक्ट ब्रॉट बैक टू इंडिया, ये बात सही हो सकती है। और शेडिंग द कॉलोनियल माइंडसेट, कंट्री इज मार्चिंग टुवर्ड्स ए डेवलप्ड इंडिया, यह बात ठीक है कि कुल मिलाकर के ये डेवलप इंडिया को लेकर के एक अच्छी भाव भूमि, एक अच्छी अर्थ भूमि और एक अच्छी कर्म भूमि एक तरह से सृजित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार मनसा वाचा और कर्मणा कर रही है। इस नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग को लेकर के भी काफी काम किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने एक दावा और किया है कि वह देश में वंदे भारत ट्रेन, उसके अलावा एयरपोर्ट की संख्या काफी बढ़ाना, मेट्रो रेल नेटवर्क को 5 से बढ़ाकर के 20 शहरों में करना और नेशनल हाईवे की जो मात्रा है वह डबल 53,000 किलोमीटर करना और रूरल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी बढ़ाना, ये सब बातें भी कमोबेश सही हैं। यह बात ठीक है कि इन सारी परियोजनाओं में भ्रष्टाचार भी होता है, लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट बढ़ाकर, एस्टिमेट बढ़ाकर सरकार अब उनकी क्वालिटी पहले से जरूर बेहतर कर रही है। ये बात अलग है कि सरकार और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में किस तरीके का नेक्सस बना है, किस तरीके का फंड का बंदरबाट होता है, वो चीजें पारदर्शी तरीके से हमारे सामने नहीं आ पाती हैं। लेकिन प्रायोरिटी और थ्रस्ट की बात करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग को लेकर के इस सरकार ने एक तरह से अच्छी पहल दिखाई है। गडकरी जी ने इस मामले में नितिन गडकरी जी ने एक अच्छी मामले में अच्छी प्रतिष्ठा हासिल की है। उनके जो रोड नेटवर्क के काम है पिछले 75 साल में सबसे ज्यादा तीव्र गति से हुए हैं। तो कहीं न कहीं अर्बन डेवलपमेंट को, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, मिडिल क्लास की राइजिंग को, रूरल एरिया में ज्यादा फंड ट्रांसफर करके वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग को यह सरकार जरूर प्रायोरिटी में ले रही है। लेकिन अगर 9 सालों में इस सरकार की अगर गलतियों पर नजर डालें तो सबसे पहले तो राजनीतिक स्तर पर नरेंद्र मोदी सरकार कहीं न कहीं एक मैसेज देती है, वन मैन शो, और वो कहीं न कहीं ये बात बिल्कुल सही साबित हो रही है। सरकार ने अपने निर्णय के स्तर पर नोटबंदी जो लाया, भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। जीएसटी लाना बहुत बड़ा अच्छा कदम था, लेकिन उसकी पूरी तैयारी नहीं थी और अगले 4-5 साल तक जीएसटी के तमाम कार्यक्रियाओं में मॉडिफिकेशन लाया गया, बदलाव लाए गए। इसी तरीके से कोरोना महामारी के मद्देनजर पूरे समूचे देश को लॉकडाउन करने का निर्णय इतने आनंद फानन में और केवल 5 घंटे के एवज में लाया गया, उससे देश के सामाजिक जनजीवन से लेकर के अर्थव्यवस्था को जबरदस्त नुकसान हुआ। और किसानों ने जो राष्ट्रव्यापी अभूतपूर्व जो आंदोलन किया, उसे लेकर के भी सरकार ने हठधर्मिता दिखाई और उनकी फंडामेंटल मांग एमएसपी को लीगलाइज करने की बात नहीं मानी। तो कुल मिलाकर के एक कॉम्प्रिहेंसिव, होलिस्टिक और बड़ा ही इंटीग्रेटेड और सिग्रीगेटेड रूप में नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना इंप्रेशन जरूर बनाया है। लेकिन राजनीतिक स्तर पर भारतीय लोकतंत्र में यह वन मैन शो कहीं न कहीं डिस्टर्ब करता है। तो दूसरी तरफ आर्थिक मोर्चे पर कॉर्पोरेट और प्राइवेट सेक्टर को महत्व देना कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन बिना रेगुलेशन के, बिना नियमन के, बिना पब्लिक प्राइवेट कंपटीशन और पार्टिसिपेशन के प्राइवेट सेक्टर को महत्व देना ये बड़ी गलत बात थी। जैसा कि हम अभी रेलवे में देख रहे हैं, जैसा कि अब अदानी और अंबानी प्रकरण में इस सरकार के क्रोनिक कैपिटलिस्ट कैरेक्टर को हमने देखा है।
तो इन 4-5 गलतियों को निकाल दिया जाए तो मोदी सरकार ने, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय पटल हो, अब आधारभूत संरचना हो, देश में एक नेशनलिज्म का एथॉस बनाना हो, ये अच्छी साबित हुई है। और कुल मिलाकर के हम बिटवीन द लाइन के लोग हैं। हम सत्य, असत्य और अर्ध सत्य तीनों चीजों की पड़ताल करते हैं। न तो हम अंध समर्थक हैं और न ही अंध विरोधी हैं। तो 9 साल की ये पूरी कहानी थी। और साथ साथ नरेंद्र मोदी सरकार के इन 9 साल की कहानी के अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि देश की तमाम राज्य सरकारें भी पहले की भांति नहीं रहीं। अब उनमें भी कंपटीशन चल रहा है। वह भी एक बड़े ही थॉटफुल और बड़े ही दूरदर्शितापूर्ण और बड़े ही इनोवेटिव तरीके के सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम ला रही हैं। मैं इस मामले में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सरकारों का हवाला देना चाहूंगा। अभी तेलंगाना की सरकार ने भी एक तरह से अपने वर्षगांठ के अवसर पर बहुत लंबा ऐड निकाला। उनकी योजनाएं पढ़ने से लगता है कि वो योजनाएं जमीन पर चाहे कम आई हो, ज्यादा आई हो या थोड़ी बहुत आई हो, लेकिन उन योजनाओं में इतनी एक तरह से गहराई और इतनी विविधता और इतना उसमें एक तरह से डाइवर्सिटी था, जिससे हमें लगता है कि देश में सेंटर और स्टेट दोनों के गवर्नेंस में पहले से सुधार हो रहा है। लेकिन अभी भी बहुत सारे सुधारों की गुंजाइशें बाकी हैं। हम लोग इसी पॉलिसी डिसीजन पर, पॉलिसी रिफॉर्मुलेशन पर और पॉलिसी मेकिंग पर और पॉलिसी सजेशंस पर काम करते हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये कहना चाहेंगे कि ये हमारे देश का जो वर्तमान हालात है वो इतना बुरा भी नहीं है जैसा कि बताया जाता है और इतना चमकीला भी नहीं है जैसा कि बताया जाता है। कुल मिलाकर के हमारे लिए आशा के अभी बहुत सारे आयाम अभी बाकी हैं। तो इसी नोट के साथ मैं अपनी ये बात समाप्त करता हूँ। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर पुनः बात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब बखैर।